हेलो क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे मॉड्यूल का सेकंड पार्ट। पिछली क्लास में हमने मॉड्यूल की डेफिनेशन पढ़ी थी और हमने एक सिंपल सा मॉड्यूल क्रिएट करके देखा था। आज की क्लास में हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली क्लास में भी हमने देखा था कि मॉड्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मॉड्यूल में सबसे ऊपर होती है डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग एक ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग होती है जो कि हमें मॉड्यूल के डॉक्यूमेंटेशन पर्पज के लिए यूज करते हैं। और जो ये डॉक स्ट्रिंग होती है ये फंक्शन या मॉड्यूल के डेफिनेशन के जस्ट आफ्टर अपीयर होती है। जो अगली चीज़ मॉड्यूल में हो सकते हैं वो हैं वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स। फिर मॉड्यूल में क्लासेस हो सकती हैं। क्लासेस क्या होती हैं? टेम्पलेट्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? क्लासेस के इंस्टांस। और स्टेटमेंट हो सकते हैं और फंक्शन हो सकते हैं। फिर हमने पिछली क्लास में भी ये मॉड्यूल क्रिएट किया था, स्टूडेंट मॉड्यूल। यहाँ पे हमने student.py ये हमारे मॉड्यूल की पाइथन फाइल है और इसमें हमने अगली डॉक स्ट्रिंग डिफाइन की है। ये डॉक्यूमेंटेशन पर्पज के लिए यूज होगी। पाइथन मॉड्यूल फॉर कैलकुलेटिंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स। फिर अगली चीज़ हमने इसमें एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है cal_percentage। ये 3 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट ले रहा है और हमें रिटर्न कर रहा है उनका परसेंटेज। फिर हमने 2 कॉन्स्टेंट्स डिफाइन किए हुए हैं, पासिंग मार्क जो कि 33 जिसको हमने वैल्यू असाइन की हुई है और मैक्सिमम मार्क्स जिसको हमने 100 वैल्यू असाइन की हुई है। अब देखते हैं हेल्प फंक्शन। हेल्प फंक्शन हमें बताता है कि हम फंक्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिखें इंपोर्ट स्टूडेंट, हम स्टूडेंट को हमने इंपोर्ट किया और फिर अगर हम लिखें हेल्प स्टूडेंट, ये स्टूडेंट हमारा क्या है? मॉड्यूल का नाम है। तो यहाँ पे ये हमारा आउटपुट आ जाएगा हेल्प ऑन मॉड्यूल स्टूडेंट नेम पाइथन मॉड्यूल फॉर कैलकुलेटिंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो यहाँ पे इसने हमें स्टूडेंट मॉड्यूल और वो क्या काम कर रहा है यहाँ पे उसने हमें बता दिया। फिर उसने हमें बताया कि उसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं। एक फंक्शन है cal_percentage जो ABC 3 इनपुट ले रहा है और ये इसकी क्या है? डॉक स्ट्रिंग। ये यहाँ पे क्या है? ये डॉक स्ट्रिंग। और हमने क्या क्या उसमें डेटा डिफाइन किया हुआ है। तो हेल्प फंक्शन हमें ये बताता है वी कैन रीड अबाउट फंक्शन टू हाउ टू यूज। ये हमें बता रहा है कि हम फंक्शंस कैसे यूज करेंगे। फिर अगला जो फंक्शन है dir फंक्शन। dir फंक्शन बताता है कि उसमें कौन कौन से वेरिएबल्स और उसमें हम मॉड्यूल में यूज कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे dir स्टूडेंट लिखें तो वहाँ पे हमने मैक्सिमम मार्क्स डिफाइन किया था, पासिंग मार्क डिफाइन किया था और ये कुछ वेरिएबल्स हैं जो पाइथन अपने इंटरनल वर्क के लिए यूज कर रहा है। जैसे हमने इसमें अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर देखा भी था और फिर ये cal%। तो ये सारे वेरिएबल्स हैं जो कि इस प्रोग्राम में यूज हो रहे हैं। और अब हम देखते हैं कि हम मॉड्यूल को इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं एक पाइथन प्रोग्राम में। तो हम मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के 2 तरीके हो सकते हैं कि हम पूरा का पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट कर लें या मॉड्यूल में से कुछ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स इंपोर्ट करें। तो अगर हम पूरा का पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा मैथ मॉड्यूल है और हम उस पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं? हम लिखेंगे इंपोर्ट मैथ। इंपोर्ट मैथ लिखने पे वो जो हमारा पूरा मॉड्यूल है वो हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट हो जाएगा। फिर पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया तो हम उसके सारे फंक्शंस और सारे वेरिएबल्स हम यूज कर सकते हैं। लेकिन उनको यूज करने के लिए हमें, जैसे हम sqrt स्क्वायर रूट का फंक्शन यूज करते हैं, तो उसको यूज करने के लिए मैं math.sqrt लिखना होगा। क्यों? क्योंकि हमारा मैथ मॉड्यूल इसको हमने इंपोर्ट किया और ये मैथ मॉड्यूल का sqrt है। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट मैथ हमने लिखा और फिर प्रिंट math.sqrt 25। तो ये math.sqrt को मैंने क्या पास किया? 25 पास किया और प्रिंट math.py। तो ये एक फंक्शन हो गया और ये क्या हो गया? एक वेरिएबल हो गया या कॉन्स्टेंट हो गया जो इसमें मैथ मॉड्यूल में हमारे डिफाइन है। तो यहाँ पे math.sqrt जब इसका आउटपुट हम देखेंगे तो 5.0 आ जाएगा और प्रिंट math.py जब हम इसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे तो हमारी पाई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैथ मॉड्यूल को हमने पूरा इंपोर्ट कर लिया और उसकी वजह से ही हम यहाँ पे उसका स्क्वायर रूट फंक्शन और उसका पाई वेरिएबल जो है उसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमें मल्टीपल मॉड्यूल्स एक साथ इंपोर्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारा मैथ मॉड्यूल जो कि पाइथन में ऑलरेडी डिफाइंड है और स्टूडेंट मॉड्यूल जो अभी भी हमने क्रिएट किया, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इंपोर्ट मैथ कॉमा स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने मैथ जो पाइथन में है और स्टूडेंट जो अभी हमने क्रिएट किया, उन दोनों को हमने इंपोर्ट किया। तो हमने कैसे किया? एक मॉड्यूल कॉमा दूसरा मॉड्यूल ऐसे करके हमने लिख दिया। तो प्रिंट math.sqrt ये तो अभी हमने देखा, प्रिंट math.py ये भी हमने देखा और फिर हम प्रिंट स्टूडेंट cal_percentage। ये cal_percentage हमारे स्टूडेंट मॉड्यूल में ये फंक्शन डिफाइन है। मैंने भी दिखाया भी था आपको। cal_percentage ये 3 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट ले रहा था और फिर उसका परसेंटेज हमें दे रहा था। मान लीजिए हमने इसमें 3 मार्क्स भेज देते हैं, मान लीजिए 100 में 10, 100 में 20 मार्क और 100 में 30 मार्क। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा? वहाँ से
इसका परसेंटेज रिटर्न करेगा, और प्रिंट स्टूडेंट डॉट मैक्सिमम मार्क, ये वहाँ पे हमने एक कांस्टेंट डिफाइन किया हुआ है, तो इसकी वैल्यू वहाँ से हमें प्रिंट हो जाएगी। तो स्क्वायर रूट का, और जब हम इसका आउटपुट देखेंगे तो स्क्वायर रूट का 25 का आउटपुट 5 आ गया, पाई की वैल्यू प्रिंट हो गई। और फिर जब हमने स्टूडेंट डॉट कैल परसेंटेज हमने अपने मॉड्यूल में डिफाइन किया था, तो यहाँ पे जब 10, 20 और 30 का हम इसको जब परसेंटेज निकालेंगे, तो इसमें हमने वहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कैसे डिफाइन किया था। यहाँ पे हमने कैल अंडरस्कोर परसेंटेज में a, b, c और रिटर्न क्या करा था, a + b + c और डिवाइडेड बाई 3.0। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, जब हम यहाँ पे 10 + 20 + 30, तो ये हमारा हो गया 60, 60/3 तो मीन्स 20, तो ये हमारा क्या रिटर्न करेगा 20। और फिर स्टूडेंट डॉट मैक्सिमम मार्क की हमने वहाँ पे क्या डिफाइन किए थे 100। तो इस तरीके से हम मल्टीपल मॉड्यूल्स को एक टाइम में इंपोर्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमें सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को ही इंपोर्ट करना है किसी मॉड्यूल से, हम नहीं चाहते कि उसके सारे ऑब्जेक्ट्स हम एक साथ इंपोर्ट करें, हम कुछ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को ही इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में हमें प्रीफिक्स का, मॉड्यूल का नाम प्रीफिक्स नहीं करना होता। जैसे हमने यहाँ पे देखा था math.py लिख रहे थे, जब हम पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहे थे तो हम math.py लिख रहे थे, लेकिन अगर हम सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को ही इंपोर्ट करेंगे तो उस केस में हमें मॉड्यूल का नाम प्रीफिक्स नहीं करना होता। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे हमें मॉड्यूल का नाम प्रीफिक्स करना हो रहा था, जैसे स्टूडेंट डॉट, ये हम मॉड्यूल का नाम प्रीफिक्स कर रहे थे, लेकिन अगर हम सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को ही इंपोर्ट करते हैं किसी मॉड्यूल के, तो उस केस में हमें मॉड्यूल का नाम प्रीफिक्स नहीं करना होता। तो अभी हम इसको देख लेते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा फॉर मैथ इंपोर्ट SQRT, तो ये मैथ मॉड्यूल जो है जो पाइथन में डिफाइन है, और इसमें हमने क्या इंपोर्ट किया, SQRT फंक्शन इसका केवल हमने इंपोर्ट किया। और फिर हमने फ्रॉम स्टूडेंट इंपोर्ट कैल अंडरस्कोर परसेंटेज और मैक्सिमम मार्क, तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट जो मॉड्यूल हमने बनाया है उससे हमने क्या इंपोर्ट किया, कैल अंडरस्कोर परसेंटेज, ये वहाँ पे एक फंक्शन था, और मैक्सिमम अंडरस्कोर मार्क, ये वहाँ पे एक कांस्टेंट हमने डिफाइन किया था। तो हमने SQRT हमने इंपोर्ट किया है, तो यहाँ पे प्रिंट SQRT 25, 25 यहाँ पे हमने इसको प्रिंट कराया। फिर प्रिंट पाई, यहाँ पे देखिए पाई मैंने इंपोर्ट नहीं किया है और ना ही मैंने अपने प्रोग्राम में डिफाइन किया है, तो यहाँ पे मैंने इंपोर्ट क्या किया है, केवल SQRT, और मैं प्रिंट करा रहा हूँ पाई। तो यहाँ पे क्या आएगी, एरर आएगी, क्योंकि अगर हम पूरा मैथ इंपोर्ट करते तो एरर नहीं आती। फ्रॉम मैथ अभी हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, केवल SQRT, तो एरर आएगी। तो इसको जब हम आउटपुट देंगे तो SQRT 25 की वैल्यू तो 5.0 प्रिंट हो गई, लेकिन जैसे हमने पाई को प्रिंट कराने की कोशिश की तो एरर आई, नेम पाई इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि पाई को हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ है। फिर मान लीजिए अभी इस प्रोग्राम में हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, और फिर यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT, पाई। तो यहाँ पे हम SQRT और पाई दो चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रॉम स्टूडेंट हम वही पुराना कैल अंडरस्कोर परसेंटेज और मैक्सिमम मार्क को इंपोर्ट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हम प्रिंट क्या करा रहे हैं, SQRT 25 को हम प्रिंट करा रहे हैं, और पाई की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, और कैल अंडरस्कोर परसेंटेज में हमने फिर से वही 10, 20 और 30 वैल्यू पास की है, और मैक्सिमम मार्क को हम प्रिंट करा रहे हैं। तो SQRT 25 की वैल्यू तो 5 प्रिंट हो जाएगी, पाई की वैल्यू 3.14 प्रिंट हो जाएगी, और कैल अंडरस्कोर परसेंटेज में 10, 20 और 30 इसका जो हमारा परसेंटेज हमने निकाला था, हमने 20 निकाला था, वो प्रिंट हो जाएगा, और जो मैक्सिमम मार्क था वो 100 प्रिंट हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि अगर हमें सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन सारों को हम इंपोर्ट करना चाहते हैं और फ्रॉम कीवर्ड की ही हेल्प से, तो यहाँ हम लिख सकते हैं फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार। यहाँ अभी तक हम क्या लिख रहे थे, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT या फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT पाई, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम स्टूडेंट इंपोर्ट स्टार। तो इसके जो भी सारे ऑब्जेक्ट्स है वो यहाँ पे हमारे आ जाएंगे, तो हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे हमने यहाँ पे किया था, SQRT पाई किया था और कैल अंडरस्कोर परसेंटेज और मैक्सिमम मार्क किया था, तो यहाँ पे हमें वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम प्रिंट SQRT 25 वैल्यू प्रिंट हो गई, पाई 3.14 प्रिंट हो गई, कैल अंडरस्कोर परसेंटेज इसमें 20 प्रिंट हो गया, और मैक्सिमम मार्क ये हमारे 100 प्रिंट हो गए। अब हम देखते हैं नेम स्पेस। नेम स्पेस क्या होता है, जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो पाइथन प्रोग्राम ये इंश्योर करता है कि उसमें जो भी हम
नेम्स यूज कर रहे हैं वो किसी नेम के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना करें। जैसे मान लीजिए मेरे पास मान लीजिए 12th A क्लास है और 12th B क्लास है। मान लीजिए 12th A में कोई स्टूडेंट अजय है और 12th B में कोई स्टूडेंट अजय है, तो मान लीजिए मैं 12th A की सेपरेट क्लास लेता हूँ और 12th B की सेपरेट क्लास लेता हूँ। तो 12th A में जब मैं क्लास ले रहा हूँ तो मैं अजय अगर बोलूँगा तो केवल एक स्टूडेंट उस नाम का है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। और 12th B में जब मैं क्लास ले रहा हूँ और मैं अजय बोलूँगा तो उस क्लास में भी केवल एक स्टूडेंट अजय नाम का है, तो उसमें भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए मैं दोनों क्लास कंबाइन लेने की कोशिश करता हूं, दोनों को कंबाइन बैठाता हूं और मैं अजय बोलता हूं, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा कि मैं किस अजय की बात कर रहा हूं। तो इस चीज़ को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? अगर मैं बोलूं कि 12th A का अजय या 12th B का अजय, तो इस तरीके से हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो जैसे हम मॉड्यूल में भी हमने देखा कि हमने मॉड्यूल डॉट ऑब्जेक्ट नेम इस टाइप से एक्सेस किया था, तो इसी टाइप से हम 12th A और स्टूडेंट नेम, तो इस टाइप से क्या होगा, हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अवॉइड हो जाएगा। पाइथन प्रोग्राम भी यही करता है कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए, इसी वजह से हम मॉड्यूल डॉट ऑब्जेक्ट नेम से एक्सेस करते हैं। A namespace is a system to make sure all the names in a program are unique. ये इंश्योर करता है कि प्रोग्राम में सारे जो नेम्स यूज कर रहे हैं वो यूनिक हैं एंड कैन बी यूज्ड विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट, और उनको हम बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के यूज कर सकते हैं। फॉर एवरी मॉड्यूल पाइथन क्रिएट्स अ नेम स्पेस हैविंग इट्स नेम सिमिलर टू दैट ऑफ मॉड्यूल्स नेम। हर जब भी हम कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो पाइथन जो इंटरप्रेटर होता है उसके लिए एक हमारा नेम स्पेस क्रिएट करता है, और उस नेम स्पेस का नाम वही होता है सिमिलर जो कि हमारे मॉड्यूल का नाम होता है। टू अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट वी कैन एक्सेस द ऑब्जेक्ट एट मॉड्यूल नेम डॉट ऑब्जेक्ट नेम। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को हम अवॉइड करने के लिए हम ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? मॉड्यूल नेम डॉट ऑब्जेक्ट नेम से। अब हमने दो तरीके देखे कि हम मॉड्यूल को किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो पहले हमने देखा था इंपोर्ट मैथ और दूसरा देखा था हमने फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT। तो दोनों में हम देखते हैं कि नेम स्पेस में क्या डिफरेंस आएगा, कि किस तरीके से नेम स्पेस क्रिएट होगा दोनों सिनारियों में। तो पहले अगर हम देखते हैं, अगर हम इंपोर्ट मैथ जो हमने यूज किया था उस केस में कैसे नेम स्पेस यूज होगा। तो हमने देखा था अगर हम इंपोर्ट मैथ लिख रहे थे तो हमें मैथ डॉट लिखना पड़ रहा था कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए। तो इस केस में द कोड ऑफ द इंपोर्टेड मॉड्यूल इज इंटरप्रेटेड एंड एग्जीक्यूटेड। तो जो हमारा मॉड्यूल का कोड होगा वो इंटरप्रेट होगा और उसको पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करेगा। फिर अगली चीज, डिफाइंड फंक्शन एंड वेरिएबल्स क्रिएटेड इन द मॉड्यूल आर नाउ अवेलेबल टू द प्रोग्राम दैट इंपोर्टेड द मॉड्यूल। तो उस मॉड्यूल में जो भी प्रोग्राम्स थे और जो भी वेरिएबल्स थे वो हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट हो चुके हैं और अब हम उन्हें यूज कर सकते हैं। तो हमने देखा भी था कि हमने मैथ को इंपोर्ट किया था तो हम उसका SQRT, पाई और जो भी उसमें फंक्शंस थे वो सारे यूज कर सकते थे। जो अगली चीज है वो नेम स्पेस से रिलेटेड है। फॉर इंपोर्टेड मॉड्यूल्स अ न्यू नेम स्पेस इज सेटअप विद द सेम नेम एज दैट ऑफ मॉड्यूल। तो इसमें जो इंपोर्टेड हमारा मॉड्यूल है उसके लिए एक नया नेम स्पेस क्रिएट होता है और उसका नाम वही होता है जो कि उस मॉड्यूल का नाम है। तो इसमें जो हमारा इंपोर्टेड मॉड्यूल है उसके लिए, उसके हमारे वेरिएबल्स के लिए, उसके फंक्शंस के लिए एक नया नेम स्पेस क्रिएट हुआ। तो इस वजह से हम क्या कर रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए मॉड्यूल नेम डॉट ऑब्जेक्ट नेम से एक्सेस कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे एक न्यू नेम स्पेस क्रिएट हुआ था और उस नेम स्पेस का नाम क्या था, मॉड्यूल डॉट नेम। तो मॉड्यूल अंडरस्कोर नेम जो हमारा मॉड्यूल का नेम था वही उसका नेम था। इसी वजह से हम कैसे एक्सेस कर रहे थे, मॉड्यूल नेम डॉट ऑब्जेक्ट नेम। लेकिन मान लीजिए हम केवल सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को ही इंपोर्ट करते हैं और हम लिखते हैं फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT, तो हम केवल सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को ही इंपोर्ट कर रहे हैं। उस केस में क्या होगा, नेम स्पेस कैसे क्रिएट होगा, तो हम देखते हैं द कोड ऑफ द इंपोर्टेड मॉड्यूल इज इंटरप्रेटेड एंड एग्जीक्यूटेड। ये तो सेम लाइन हो गई, पहले भी यही हो रहा था, इस बार भी यही हो रहा है। तो जो पाइथन जो मॉड्यूल हम यूज कर रहे हैं वो हमारा इंटरप्रेट होगा और एग्जीक्यूट होगा। और डिफाइन फंक्शंस एंड वेरिएबल्स, पहले क्या हो रहा था, जो भी वेरिएबल्स और फंक्शंस उसमें डिफाइन हैं वो सारे हमारे लिए अवेलेबल थे, उनको हम यूज कर सकते थे। लेकिन इस केस में क्या होगा, ओनली द आस्क्ड फंक्शन एंड वेरिएबल्स फ्रॉम द मॉड्यूल आर मेड अवेलेबल टू द प्रोग्राम। जो जिन मॉड्यूल्स को हम जिन ऑब्जेक्ट्स को हम इंपोर्ट कर रहे हैं केवल वही अवेलेबल होंगे हमारे प्रोग्राम के लिए, हम उन्हें ही यूज कर सकते हैं। हमने एग्जाम्पल में भी देखा था कि हमने इंपोर्ट तो SQRT किया था और प्रिंट हम पाई की वैल्यू कर रहे थे तो हमें एरर आई थी। फिर इसमें नेम स्पेस में क्या होगा, नो न्यू नेम स्पेस इज क्रिएटेड। तो इस केस में कोई नया नेम स्पेस क्रिएट नहीं होता। इसीलिए जब हमने देखा था, जब हम फ्रॉम कीवर्ड की वजह से की हेल्प से कुछ ऑब्जेक्ट्स को इंपोर्ट कर रहे थे तो हमें मैथ डॉट नहीं लिखना पड़ रहा था, हम सीधे उसकी वैल्यू प्रिंट कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे कोई नया नेम स्पेस क्रिएट नहीं हुआ उस मॉड्यूल के लिए। इसीलिए हम यहाँ पे सीधे उसका
लिख सकते थे एज इट इज। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है कि अगर हम इंपोर्ट कीवर्ड यूज कर रहे हैं तो क्या नेम स्पेस कैसे क्रिएट होगा, और फ्रॉम कीवर्ड की वजह से की हेल्प से अगर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को ही इंपोर्ट कर रहे हैं तो नेम स्पेस कोई नया क्रिएट नहीं होगा। तो ये तो हो गया हमारा नेम स्पेस। अब देखते हैं कि मान लीजिए हम मैथ को भी इंपोर्ट कर रहे हैं और उसके किसी वेरिएबल की वैल्यू हम अपने प्रोग्राम में फिर से नहीं असाइन कर रहे हैं। तो मान लीजिए फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार, हमने मैथ के सारे ऑब्जेक्ट्स को हमने इंपोर्ट कर लिया। फ्रॉम स्टूडेंट इंपोर्ट स्टार, यहाँ पे देखिए हम फ्रॉम कीवर्ड की हेल्प से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें मॉड्यूल का नाम नहीं लिखना होगा। फिर यहाँ पे पाई की वैल्यू हमने 6 डिफाइन की, मान लीजिए हमने उसको वैल्यू को चेंज किया और मैक्सिमम मार्क, यहाँ पे ये मैक्सिमम मार्क होगा, यहाँ पे मार्क्स मैंने लिख दिया है तो ये गलत है, तो ये मैक्सिमम मार्क होगा। तो ये हमने इसको मान लीजिए पहले हमने 100 अपने स्टूडेंट मॉड्यूल में डिफाइन किया था, अभी हमने इसको चेंज करके 150 कर दिया। फिर हमने पाई की वैल्यू प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं और मैक्सिमम मार्क की वैल्यू प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान लीजिए क्योंकि ये मैक्सिमम मार्क लिख दिया है, ये मार्क्स लिखा है, तो यहाँ पे ये मार्क होगा, केवल ये मार्क होगा यहाँ पे। तो पाई की वैल्यू हम प्रिंट कराई, पाई की वैल्यू हमने चेंज कर दी है, 6 आउटपुट आया। और फिर हमने मैक्सिमम मार्क की वैल्यू अभी 150 कर दी थी, तो यहाँ पे जब हम प्रिंट कराएंगे ये 150 वैल्यू आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स मैंने लिख दिया है इसीलिए 100 दिख रहा है, जबकि ये यहाँ पे हम मार्क लिखेंगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 100 आएगी। रुकिए इसको हम करके भी देख लेते हैं। फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार, फ्रॉम स्टूडेंट इंपोर्ट स्टार, पाई इज इक्वल टू 6.00 मैक्सिमम, यहाँ पे मैंने ऐसे डिफाइन किया हुआ है, मैक्सिमम अंडरस्कोर मार्क इज इक्वल टू 150। और मान लीजिए अब मैं प्रिंट करा रहा हूं पाई और मैक्सिमम मार्क की वैल्यू, प्रिंट पाई प्रिंट मैक्सिमम मार्क। अभी पाई जब हम मैथ से हम मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करके देख रहे थे तो पाई की वैल्यू आ रही थी 3.14, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, पाई को हमने 6 वैल्यू असाइन कर दी और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क को हमने 100 से चेंज करके 150 कर दिया। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट किया हुआ 6 और 150 जो कि हमारी चेंज वैल्यू थी। तो इस केस में हम देखते हैं जो हमारी चेंज वैल्यू थी, जब दो वेरिएबल सेम नेम से आ जा रहे थे, जब हम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे थे मॉड्यूल में भी उस नाम का वेरिएबल था और हमने अपने पाइथन के प्रोग्राम में भी उस नाम का वेरिएबल लिखा, और तो हमारे जो हमने प्रोग्राम में वेरिएबल की वैल्यू चेंज की वो आउटपुट में आएगी। तो अब हम देखते हैं पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। जो पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है पिछली क्लास में भी हमने देखी थी, तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होती है और इसको हम एज इट इज यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ भी हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। इसके लिए इसके अंदर कुछ मॉड्यूल्स हम देख सकते हैं, मैथ मॉड्यूल हो गया, रैंडम मॉड्यूल हो गया, यूआरएल मॉड्यूल हो गया। आज की क्लास में मैथ और रैंडम को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं। तो the Python interpreter has several functions that are always available for use and we don't need to import any module for the use। तो Python में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनके लिए हमें किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हमने देखा मैथ के लिए तो हमें मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन जब हम देखते हैं कि हम प्रिंट करते हैं या हम इनपुट लेते हैं तो उसके लिए हमें किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस। ऐसे फंक्शंस जिनके लिए हमें किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे फंक्शंस कहलाते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। तो बिल्ट इन मैथमेटिकल फंक्शंस हम देखते हैं। जो पहला पाउ फंक्शन देखते हैं। पाउ फंक्शन क्या होता है, पावर फंक्शन। तो पाउ 3,4 लिख दिया तो हमने 3 हो गया, 3 इसकी आउटपुट में हमें 81 मिल गया। str फंक्शन देख लेते हैं। str फंक्शन क्या करता है, एक नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। तो मान लीजिए str 3.14 को इसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके 3.14 हमें आउटपुट दे दिया। तभी यहाँ पे हमें कोट्स दिख रही हैं क्योंकि स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है।
अगला हम देखते हैं इंटीजर फंक्शन। तो ये कैसे लेता है, एक वैल्यू लेता है अ नंबर और अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम इंटीजर स्ट्रिंग कोई पास कर सकते हैं दैट कैन बी कन्वर्टेड टू इंटीजर नंबर, जिसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे INT हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग में 3 पास किया, ये एक स्ट्रिंग है तो इसने हमें आउटपुट में क्या दे दिया, एक नंबर दे दिया। और इंटीजर 3.14 इसने उसमें ट्रंकेट करके हमें आउटपुट क्या दे दिया, 3 दे दिया। इसने उसको फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अब हम देखते हैं फ्लोट फंक्शन। फ्लोट फंक्शन क्या करता है, एक नंबर और एक स्ट्रिंग को इनपुट लेता है और उसको कन्वर्ट करता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में। तो और जो स्ट्रिंग होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जिसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कन्वर्ट किया जा सके, तभी ये हमें आउटपुट देगा। तो फ्लोट 3.14 ये एक स्ट्रिंग है, उसको हमने कन्वर्ट किया तो 3.14 हमें आउटपुट मिल गया। अब हम देखते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में चेंज करता है और पॉजिटिव वैल्यू को एज इट इज रहने देता है। द एब्सोल्यूट फंक्शन रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए स्पेसिफाइड नंबर। तो यहाँ पे ABS ये फंक्शन है और इसके अंदर में -3.14 पास किया तो हमें आउटपुट क्या मिला, 3.14। और इसमें जब हमने +3.14 पास किया तो भी हमें आउटपुट क्या मिला, 3.14। अब हम देखते हैं सम फंक्शन। सम फंक्शन क्या करता है, किसी हमें इटरेबल के आइटम्स का सम रिटर्न करता है। तो यहाँ पे अगर हमने लिखा सम 1, 2, 3, 4, 5 तो इसने हमें इनका सम रिटर्न कर दिया, क्या है वो 15। मैक्स फंक्शन इसी तरीके से, मैक्स फंक्शन जो है वो हमें किसी टेबल में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो रिटर्न करता है। और अगर हम इसमें जो वैल्यूज हैं जो स्ट्रिंग्स हैं, जो वैल्यूज हैं वो स्ट्रिंग्स हैं तो अल्फाबेटिक कंपैरिजन होगा। तो यहाँ पे मैक्स इटरेबल अगर देखते हैं लिस्ट 1 में 520.067143, तो इसमें अगर आप देखें तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 7। तो हमने यहाँ पे लिखा मैक्स लिस्ट 1 तो हमें आउटपुट क्या मिल गया 7। इस तरीके से मिन फंक्शन हमें मिनिमम वैल्यू रिटर्न करता है उस इटरेबल में, लेकिन अगर जो वैल्यूज हैं वो स्ट्रिंग्स हैं तो अल्फाबेटिक कंपैरिजन होगा। तो यहाँ पे अगर हम लिस्ट 1 को देखें और हमने मिन लिस्ट 1 देखा तो यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट क्या है 0, तो उसने हमें रिटर्न कर दिया 0। अब हम देखते हैं ऑक्ट फंक्शन। ऑक्ट फंक्शन क्या करता है, एक इंटीजर को ऑक्टल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। जो ऑक्टल स्ट्रिंग होती है पाइथन में वो 0 और O से प्रीफिक्स्ड होती हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने ऑक्टल ऑफ 12 निकालने की कोशिश की तो उसने हमें उसको 12 की ऑक्टल वैल्यू क्या कर दी, 0O of 14। तो इसने हमें उसकी ऑक्टल वैल्यू दे दी। इस तरीके से हेक्स क्या करता है, हेक्साडेसिमल वैल्यू देता है। और जो पाइथन में हेक्साडेसिमल वैल्यू होती हैं वो 0 और X से प्रीफिक्स्ड होती हैं। तो हमने हेक्स और 12 लिखा तो उसने हमें 0xC वैल्यू प्रिंट कर दी। अब देखते हैं पाइथन के स्ट्रिंग फंक्शन। जो पाइथन में स्ट्रिंग फंक्शन होते हैं उनको हम ज्वाइन फंक्शन को पहले देखते हैं। तो ज्वाइन फंक्शन का जो सिंटेक्स है str.join और सीक्वेंस, यहाँ पे हम सीक्वेंस पास कर रहे हैं और यहाँ पे हम एक str वेरिएबल जो हमारी स्ट्रिंग है उसको पास कर रहे हैं। तो पाइथन स्ट्रिंग मेथड ज्वाइन रिटर्न्स अ स्ट्रिंग इन विच द स्ट्रिंग एलिमेंट्स ऑफ अ सीक्वेंस हैव बीन ज्वाइंड बाय str सेपरेटर। तो इसमें यहाँ भी सीक्वेंस में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो किसके द्वारा ज्वाइन हो जाएंगे, str के द्वारा ज्वाइन हो जाएंगे। इफ फ्यू ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सीक्वेंस आर नॉट स्ट्रिंग, एरर इज जनरेटेड। अगर इस सीक्वेंस में कुछ एलिमेंट्स स्ट्रिंग नहीं होंगे तो एरर जनरेट होगी। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे करता हूँ *_*, यहाँ पे str की जगह क्या आ गया, *_*.join और सीक्वेंस में क्या आ गया, पाइथन। तो यहाँ पे p के बाद जो हमारी str थी वो आ जाएगी, फिर y, फिर str जो यहाँ पे था वो आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारा t, फिर जो हमारा str था वो आ जाएगा, h उसके बाद str आ जाएगा, फिर O उसके बाद str आ जाएगा और जो लास्ट एलिमेंट था वो आ जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं एक वो ले लेता हूँ, एक लिस्ट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट अजय, उसके बाद ये str की वैल्यू, फिर अभय उसके बाद str की वैल्यू और फिर आलोक लास्ट एलिमेंट। मान लीजिए मैं इस लिस्ट को चेंज कर देता हूँ, इसमें एक एलिमेंट मैं नंबर डाल देता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, इफ फ्यू ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सीक्वेंस आर नॉट स्ट्रिंग, एरर इज जनरेटेड। तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग नहीं है तो इस वजह से एरर जनरेट होगी, एक्सपेक्टेड str इंस्टांस INT फाउंड, तो ये एरर जनरेट हो जाएगी। हम देखते हैं स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, जो एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स रिटर्न करता है जो कि किसी स्पेसिफाइड सबस्ट्रिंग से डिलिमिटेड होते हैं। इफ नो डिलिमिटर इज गिवन देन वर्ड्स आर सेपरेटेड बाय स्पेस। अगर कोई डिलिमिटर हम प्रोवाइड नहीं करते तो जो वर्ड्स हैं वो स्पेस के द्वारा सेपरेट होंगे। जैसे हमने लिखा str1 = इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री ऑफ str1.split। यहाँ पे हमने कोई भी स्पेसिफाई नहीं की सब स्ट्रिंग, तो ये स्पेस के द्वारा स्प्लिट हमें लिस्ट दे देगा। तो इसने हमें क्या दिया, एक लिस्ट दिया, पहला एलिमेंट इंडिया और फिर स्पेस था, यहाँ से उसने स्प्लिट कर दिया इज स्पेस, यहाँ से स्प्लिट कर दिया या स्पेस था इसलिए स्प्लिट कर दिया ग्रेट कंट्री। तो इस हिसाब से हमें 5 वर्ड्स की एक स्ट्रिंग मिल गई, यहाँ पे लिस्ट मिल गई। अगर मान लीजिए हम एक
किस चीज़ से हमें वो करना है, डिलीमिट करना है, उसको स्पेसिफाई कर देते हैं। मान लीजिए हमने str1 डॉट स्प्लिट ए, तो यहाँ पे हमने जब कुछ स्पेसिफाई नहीं किया था तो बाय डिफॉल्ट वो किससे कर रहा था, स्पेस से कर रहा था, लेकिन हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है कि हमें ए से डिलीमिट करना है। तो वो यहाँ से रीड करेगा INDI, जैसे ही ए आया वो यहाँ पे खत्म कर देगा, ए से उसने डिलीमिट कर दिया। फिर ए के बाद क्या आया, स्पेस IS स्पेस, तो वहाँ पे अगला एलिमेंट क्या आ जाएगा, स्पेस इज स्पेस, फिर यहाँ पे ए आ गया, वो यहाँ पे खत्म कर देगा। अगला स्पेस वो क्या आएगा, स्पेस GRE, यहाँ पे ए आ गया, इससे पहले रुक जाएगा, तो स्पेस GRE प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद ए के बाद क्या आया, T स्पेस कंट्री, T स्पेस कंट्री, यहाँ पे वो हमें लिस्ट में अगला एलिमेंट दे देगा। तो अभी हम देखते हैं रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेस फंक्शन में क्या हम ओल्ड स्ट्रिंग और न्यू स्ट्रिंग डालते हैं, तो ये क्या करता है, जो ओल्ड स्ट्रिंग की सारी अकरेंसेस होती हैं उसको न्यू स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देता है। जैसे str1 इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड है, और str1 डॉट रिप्लेस हमने क्या किया, ओ को स्टार से रिप्लेस कर दो। तो जहाँ जहाँ ओ आ रहा था हेलो में, तो यहाँ पे हेल ओ की जगह स्टार आ गया, वर्ड में ओ आ रहा था तो ओ की जगह स्टार आ गया। इस तरीके से अगर हम लिखते हैं str1 इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे हमने str1 डॉट रिप्लेस हमने किया, और वर्ल्ड को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, कंट्री से, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, हेलो कंट्री। अब हम देखते हैं रैंडम मॉड्यूल। रैंडम मॉड्यूल क्या होता है, सीडो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए हम यूज करते हैं, और यूज फॉर सीडो रैंडम नंबर जनरेशन। रैंडम मॉड्यूल इसमें एक रैंडम फंक्शन होता है, द रैंडम मेथड रिटर्न्स अ रैंडम फ्लोटिंग नंबर बिटवीन 0 and 1। तो इसमें हमें एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिटर्न करता है रैंडम, और उसमें क्या होता है, जो 0 होता है वो तो इंक्लूड होता है, लेकिन जो 1 होता है वो एक्सक्लूड होता है। जैसे हम देखते हैं इसका सिंटेक्स क्या है, रैंडम डॉट रैंडम। तो हमने इसको प्रोग्राम में करके देखते हैं, इंपोर्ट रैंडम, हमने रैंडम को इंपोर्ट किया क्योंकि रैंडम यहाँ पे मॉड्यूल है। फिर हमने प्रिंट किया रैंडम डॉट रैंडम, मतलब रैंडम मॉड्यूल का रैंडम फंक्शन को हमने यहाँ पे प्रिंट किया, तो उसने हमें आउटपुट दे दिया, ये कुछ रैंडम आउटपुट दे दिया जो कि 0 से 1 के बीच में है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि 0 यहाँ पे आ सकता है आउटपुट में, लेकिन 1 नहीं आ सकता, क्योंकि 0 इंक्लूड है और 1 एक्सक्लूड है। अब हम देखते हैं रैंड इंट a, b। तो ये तो हमारा एक फ्लोट दे रहा था, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दे रहा था, लेकिन अगर हमें इंटीजर नंबर चाहिए तो हम उसके लिए रैंड इंट a, b यूज कर सकते हैं। द रैंड इंट a, b मेथड रिटर्न्स एन इंटीजर नंबर n सच दैट n कैन हैव वैल्यू बिटवीन a and b, बोथ a and b आर इंक्लूडेड। तो इस केस में क्या होगा, a और b दोनों वैल्यू इंक्लूडेड होंगी, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे थे 0 इंक्लूड था और 1 एक्सक्लूड था। तो इसको अगर हमें यूज करना है तो हम कैसे करेंगे, इंपोर्ट रैंडम, प्रिंट रैंडम डॉट रैंड इंट 5, 10। तो मान लीजिए इसमें आउटपुट आ गया 9, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 भी आ सकता है और 10 भी आ सकता है। तो उसमें से कोई भी रैंडम नंबर यहाँ पे हमें मिल जाएगा। हम देखते हैं अगला जो है रैंड रेंज। रैंड रेंज क्या करता है, अगर हमें किसी रेंज से नंबर लेने होते हैं तो उस केस में हम रैंड रेंज का यूज कर सकते हैं। द रैंड रेंज मेथड रिटर्न्स अ रैंडमली सिलेक्टेड एलिमेंट फ्रॉम अ स्पेसिफाइड रेंज। तो इसका सिंटेक्स क्या है, रैंडम डॉट रैंड रेंज स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। तो स्टार्ट जो है यहाँ पे कि हम किस वैल्यू से जो हम रैंडम नंबर स्टार्ट हो वो वैल्यू यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे। आर्गुमेंट इज द स्टार्टिंग नंबर इन ए रैंडम रेंज, लोअर लिमिट, डिफॉल्ट वैल्यू इज 0, दिस पैरामीटर इज ऑप्शनल। तो ये जो होता है ऑप्शनल होता है। स्टॉप, हम कहाँ तक रैंडम नंबर जनरेट करना चाहते हैं, किस वैल्यू तक। नंबर लेस देन दिस आर जनरेटेड, तो ये इंक्लूड नहीं होगा, इससे लेस नंबर ही जनरेट होगा। और स्टेप, स्टेप क्या होता है, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस। तो स्टेप हमने लिस्ट में भी देखा था, तो उसी टाइप का स्टेप यहाँ पे भी है। द स्टेप इज ए डिफरेंस बिटवीन ईच नंबर इन ए सीक्वेंस। This function generated the numbers of the sequence start to stop skipping step। तो step हमारा जैसे यहाँ पे हमने step अगर 3 स्पेसिफाई कर दिया तो 0 था, तो 3, 6 इस टाइप से हमारा रैंडम नंबर जनरेट होगा। दिस रैंड रेंज स्टार्ट स्टॉप स्टेप डजेंट इंक्लूड द स्टॉप नंबर। स्टॉप नंबर जो होता है वो इंक्लूड नहीं होता, उससे कम जो नंबर होता है वही जनरेट होता है। वाइल जनरेटिंग रैंडम इंटीजर्स इट इज एक्सक्लूसिव। तो जैसे अगर हम लिखें रैंडम डॉट रैंड रेंज 3, 21, 3, तो यहाँ पे स्टार्ट क्या है 3, एंड क्या है 21 और 3 जो हमारा स्टेप है। तो इसमें क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं, विल रिटर्न एनी रैंडम नंबर बिटवीन 3 to 21। 3 से 21 तक के हमें रैंडम नंबर जनरेट करेगा जिसमें 21 इंक्लूड नहीं होगा। तो ये हमें क्या क्या देगा, 3, 6, 9 और 18 तक जाएगा और 21 का भी सिलेक्ट नहीं करेगा। तो स्टार्ट तो इंक्लूड होगा लेकिन स्टॉप इंक्लूड नहीं होगा।
तो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।